आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में आज हमारे साथ है शिक्षा के क्षेत्र में जिनका अपना एक संशोधन चल रहा है, लेकिन बड़े लंबे समय से एक एंटी कास्ट एक्टिविस्ट के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। और आपको बताएं कि देश विदेश में जहां जहां भी शिक्षा पर कुछ काम हो रहा है, उस काम में उनका अपना एक स्वयं का अध्ययन है और उस अध्ययन के साथ उसका एक ऑब्जर्वेशन भी है और उस ऑब्जर्वेशन के साथ उनका अपना फाइंडिंग्स भी है। वैसे जिस अतिथि से आज आपसे भेंट करा रहा हूं, तनुज मेश्राम साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक बड़े लंबे समय के बाद भी आपसे बातचीत हो रही है। बहुत पहले कभी किसी अधिवेशन में मुलाकात हो जाया करती थी, कभी किसी सम्मेलन में मुलाकात हो जाया करती थी और उस वक्त की परिस्थिति पर आपका एक छोटा सा बाइट हम ले लिया करते थे। लेकिन आज ये पहला मौका पड़ा है कि आपसे विस्तृत बात करेंगे। एक लंबे समय से आप संशोधन कर रहे हैं, जहाँ तक हमारी जानकारी है कि 6-7 साल का समय बीत चुका है। आप एक विषय पर जिस पर बहुत कम लोग काम करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्कूलें जो है इनमें शिक्षा की गुणवत्ता और ये सब्जेक्ट आपने हम जानते हैं कि बाबा साहेब ने कभी इस तरह का एक विषय लिया था जो स्मॉल होल्डिंग्स के संबंध में था। उन्होंने भी अपने आप को जरा छोटे किसानों की ओर लेकर गए थे। आज किसान बड़े प्रॉब्लम में है। आप भी शिक्षा पर बात कर रहे हैं और वो भी ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा पर, यानी कि किसानों के बच्चों की शिक्षा पर ये बातचीत आती है। मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये सब्जेक्ट वास्तव में क्या है जिस पर आप शोध कर रहे हैं, और दूसरी बात ये भी जानना चाहूँगा कि ये आपने चुना क्यों? ये जो विषय है, जैसे बाबा साहब ने स्मॉल होल्डिंग के ऊपर बात किया था, आपने कहा था जी। और काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य था उनका। मैं भी, और ये जिन जिन स्कूलों के ऊपर मेरा संशोधन है उनमें भी छोटे किसान, और ये स्कूल भी छोटे हैं जी, तो बिल्कुल। छोटे किसानों के बच्चों के लिए छोटे स्कूल। किसी जी। शिक्षक ने कहा था इनको बिलो पॉवर्टी लाइन स्कूल कहा था। मैं बताऊंगा क्यों कहा था उनको, अच्छा। कैसे कहा था, अच्छा, बोले। लेकिन ये एक्चुअल सब्जेक्ट आपने क्या डिज़ाइन किया है? तो मेरा ये विषय ऐसा है कि मैंने 2014 में एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आई थी। एक प्रथम नाम की संगठना है इस देश में, एनजीओ है, शिक्षा की काफ़ी बड़ी एनजीओ, उसने एक रिपोर्ट लाया था जी। और उसने 2006 से लेकर 2014 तक जो बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है उसके ऊपर सर्वे किया। सर्वे जो रिपोर्ट था उसका पूरा एक टेबुलेशन किया था कि तीसरी के बच्चे पहली की कक्षा की किताब पढ़ पाते हैं या नहीं, पता कितने लोग बच्चे पढ़ पाते हैं, और तीसरी के बच्चे कितने सब्सट्रैक्शन या वजाबाकी कर सकते हैं, वो करने की कोशिश की थी। जी। वो जब मैंने आंकड़े देखे तो मुझे लगा कि ये शिक्षा बच्चे बढ़ना चाहिए, जो ज़्यादा पढ़ने वाले जो जो पढ़ सकते हैं किताब को, वो जी। बढ़ने चाहिए, वो कम हो रहे थे। या फिर जो सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं वो भी बच्चे कम हो रहे थे। महाराष्ट्र में उसकी हालत बहुत खराब थी। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, और मैं पॉलिसी का स्टूडेंट हूँ, पॉलिसी का संशोधक हूँ, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि सरकार ने पॉलिसी लाया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, नया एक्ट लाया, बजट लाया, काफ़ी पैसा लगाया इसके ऊपर, इसके बावजूद भी शिक्षा में गुणवत्ता क्यों नहीं मिल रही है? तो फिर मुझे लगा कि इसको प्रूव करना चाहिए, इसको थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। मैंने अपने प्रोफेसर से बात किया हेलर में, उन्होंने लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो मेरा डिज़ाइन ऐसा है कि वाई इज देयर अ गैप बिटवीन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड लर्निंग आउटकम्स, ये मेरा विषय है ना, अच्छा। कि शिक्षा की नीति में, नीति उसका अमल उसका और अमल। उसमें से जो निकलता है आउटकम्स जो निकलते हैं, हुँ। उसमें तफावत क्यों है, उसमें गैप क्यों है एक्चुअली। और मैं इसके लिए महाराष्ट्र के 2 जिलों को चुना। वो 2 जिलों के नाम मैं आपको बता नहीं जी, सकता जी। हूँ। जी। 2 जिलों के नाम, 2 जिले चुने, और उन 2 जिलों में उनके गाँव में जाके, उन स्कूलों में जाके मैंने करीबन 1.5 साल काफ़ी अध्ययन किया। ये मेरे संशोधन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उसके पहले मेरा लेकिन ये बात क्या तब भी शुरू हो गई थी जब आप अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ काम कर रहे थे? बिल्कुल, 2011 में मैंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जॉइन किया, जी। और तब भी हमारा जो कार्य था जिला परिषद स्कूलों के ऊपर ही था। तो हाँ, तब हाँ। मैंने विभिन्न सरकारों के साथ काम किया था। विशेषतः जो शिक्षा अधिकारी है, जी। जिला स्तर के, तालुका स्तर के, प्रिंसिपल्स भी जिन्हें हेड टीचर कहा जाता है, और राज्य स्तर के, इनकी क्षमता का विकास, इनकी नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता का विकास करना, ये मेरा कार्य हुआ करता था उस वक्त। वो मैं उसे लीड कर रहा था। हुँ। एक बहुत बड़ा एजुकेशन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में हुआ था, जिसका मैं हेड था। हुँ। ठीक है। तो मैंने छत्तीसगढ़ सरकार, मध्य प्रदेश के सारे शिक्षा अधिकारियों को हम मसूरी लेकर उनका ट्रेनिंग करवाए थे। हमने राजस्थान सरकार के साथ काम किया, उत्तराखंड, कर्नाटक सरकार के साथ। तो जिला परिषद स्कूलों के साथ काम करना, ये मेरा 2011 से काम चल रहा है।
और इसी को फिर आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने पीएचडी का विषय, फिर मैं 2014 में पीएचडी करने के लिए चला गया अमेरिका। तो इसको फिर मैंने सोचा कि इसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं जैसे जैसे पढ़ते गया फिर मुझे नज़र आया कि इसमें चल क्या रहा है, और फिर मुझे लगा कि इसमें संशोधन करना, इसमें लाना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्यों चुना? आपकी एक पहचान बनती है और वो पहचान ये रही है कि आप एंटी कास्ट एक्टिविस्ट के रूप में पहचाने जाते हैं। ये जो एंटी कास्ट एक्टिविज़म है, इस एक्टिविज़म को करते हुए भी क्या आपने इस बात को महसूस किया कि नीतियों का जो डिज़ाइन है वो और उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, इसमें कुछ और भी बिंदु होते हैं जिन बिंदुओं पर काम करना ज़रूरी है? एज एन एंटी कास्ट एक्टिविस्ट जब नीति की तरफ मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये इस देश में जो नीतियाँ बनती, मेरा अगला लेख आने वाला है इसके ऊपर, इस देश में जो नीति बनती है उस नीति का समानता नहीं बल्कि असमानता ये सिद्धांत होता है, गाइडिंग सिद्धांत बनता है। ठीक है, नीतियां बनाते वक्त समानता या यूनिवर्सलिज्म उसका सिद्धांत होना चाहिए कि सबके लिए समान नीति बने। उदाहरण देता हूं, इसका जी बिल्कुल उदाहरण जानना देता हूं चाहूंगा मैं आपको। जी। अगर आपको स्कूल का उदाहरण तो पता है कि अगर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगर स्कूल बना है तो केंद्रीय विद्यालय सारी सुविधा युक्त, सारे हर वर्ग एक खोली और एक शिक्षक रहेगा, लेबोरेटरी रहेगी, लाइब्रेरी रहेगी, मैदान रहेगा, स्पोर्ट्स की सुविधाएं रहेगी, फुल टाइम प्रिंसिपल रहेगा, सारी सुविधाएं युक्त रहेगा, जिसमें एक कलेक्टर भी अपना बच्चे को भेज सकता है, जिसमें एक आम कर्मचारी क्लास 4 कर्मचारी भी उसमें भेज सकता है। इस तरह की सुविधा रही है, लेकिन जब आप ग्रामीण इसमें जब आप स्कूल बनाते हो तो 2 कमरे का स्कूल जिसमें 4 या 5 वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 2 शिक्षक पढ़ाते हैं, उसमें इस तरह की आप स्कूल की संकल्पना करते हो और उसमें बाकी कोई व्यवस्थाएं नहीं है, मैंने काफ़ी विस्तार को अपने लेखों में इसके बारे में लिखा है। उसमें ना लाइब्रेरी मिलेगी आपको ठीक से, लाइब्रेरी किताब पेपर पे है, लाइब्रेरी मतलब कुछ किताब। तो क्या हमारे यहाँ डिज़ाइनिंग ही ऐसा किया जाता है? मुझे लगता है डिज़ाइन में हमारा प्रॉब्लम है। जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस देश में डिज़ाइन करते हो तो जनरल कंपार्टमेंट होता है और एसी कंपार्टमेंट होता है। आप लोकल ट्रेन्स की हालत देखेंगे आपको तो जनरल लोग जो जाते हैं, जिसमें जाते हैं, बहुत ही ख़राब हालत होती है। विदेश में आप जाएंगे सब लोग फुल्ली एयर कंडीशन बसेस है या ट्रेन्स है, उसमें आप 2 वर्ग के लिए अलग बस नहीं है उसमें। अस्पताल देखिए, ब्रिटेन में अभी कोविड के वक्त बात चल, नेशनल हेल्थ स्कीम में सब लोग उसमें जाते हैं, एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है उन्होंने और सबके लिए समान व्यवस्था है एक्चुअली। मुझे लगता है जब राज्य, कल्याणकारी राज्य जब नीति बनाता है तो समानता उसका सिद्धांत होना चाहिए, जो इस देश में नहीं। आपकी जो पहचान जाती है वो एक एंटी कास्ट एक्टिविस्ट के रूप में आपकी एक पहचान है। क्या आपने इस एक्टिविज़म को चलाते हुए जो एंटी कास्ट के ऊपर काम कर रहा है, तब भी आपने ये देखा कि ये जो नीतियों का डिज़ाइन है ये और इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, इन दोनों के बीच में ऐसे भी कोई बिंदु होते हैं कि जिन बिंदुओं पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है? हाँ, बहुत ज़रूरी है। जाति अंत के आंदोलन में काम करते वक्त ये बात तो एटलीस्ट मेरे ध्यान में बहुत क्लियर थी कि शिक्षा का समाज परिवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और जो नीति बनती है, इसलिए शिक्षा की जो नीति बनती है उस नीति पे जो फुले अम्बेडकरी आंदोलन है उन्होंने ध्यान देना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो नीति डिज़ाइन होती है वो नीति और उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, इसमें कहीं कास्ट को देखते हैं आप? इसमें देखिए, पॉलिसी का विद्यार्थी के नाते मैं इसमें 3 चीज़ें बोल सकता हूँ क्या कारण होता है। जी। पहला कारण ये होता है कि क्या जो लोग नीति बनाते हैं उनकी नीयत तो खराब नहीं है। अच्छा। है ना? अब नीयत को खराब है मतलब अगर उनकी नीयत सबको शिक्षा देने की अगर नहीं है और उनको सबको शिक्षा देने की जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या वो सबको समान शिक्षा देंगे, सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे? वाजिब सवाल है। और ये सवाल यहाँ से भी आता है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जैसे बाबा साहब कहते हैं कि 6 कार्डिनल प्रिंसिपल में से एक सिद्धांत ये है ब्राह्मणवाद के कि शूद्र अतिशूद्रों को और महिलाओं को शिक्षा नकारना, उनको शिक्षा नहीं देना। ये इस देश की सामाजिक सोच रही है, शतकों से रही है। और उस वर्ग से जिस वर्ग ने इस बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित रखा, वो वर्ग अगर नीति बनाने में, नीतियों पर संशोधन करने में, नीतियों के ऊपर एडवोकेसी करने में, नीतियों के अमल में अगर बहुत बड़ी भूमिका अगर निभाता है
तो ये सवाल वाजिब बनता है। लेकिन किसी की नीयत खराब है या नहीं है, उसके दिल या दिमाग में जाके संशोधन करने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए आज एक संशोधक के नाते मैं इस पे डेफिनेटली लेकिन कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन आपके अध्ययन का अवलोकन, आपका अपना अवलोकन क्या क्या कहता है? कुछ हद तक ये बिल्कुल हो सकता है, और इसके उदाहरण है ऐतिहासिक। उसे ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल विल नहीं है। जेपी नायक एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण तज्ञ थे, इस देश के थे, कोठारी कमीशन के सदस्य थे, और उनका बाद में कहना था कि वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, बोले कि पॉलिटिकल विल नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल विल हमेशा सोशल विल पे डिपेंड करती है, मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति सामाजिक इच्छा शक्ति पे निर्भर करती है। अगर आप और मैं अगर उस जगह पे बैठे मान लीजिए, या फिर हमारे जैसे कुछ लोग अगर वहां बैठे, तो हो सकता है वो कहे कि नहीं, हमारे बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन ग्रामीण जीवन की जो सामाजिक इच्छा शक्ति है, वो शिक्षा के प्रति कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आपने पर्टिकुलर उस पर अध्ययन किया है। इसमें दो भागों से देखना चाहिए कि इच्छा शक्ति देने वालों की, अच्छा, जो शिक्षा देने वाले लोग हैं, नीति बनाने वाले और उस पर अमल करने वाले, उनकी इच्छा शक्ति क्या और है, लेने वालों, और जो लेने वाले हैं। बोला ये जाता है कि इस देश में कि जो ग्रामीण पालक है, उनमें अपने बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति उदासीनता है। वो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। क्या आपका अध्ययन भी ये कहता है? मेरा अध्ययन बिल्कुल इसके उलट है। मैं इस चीज को नहीं मानता, और मेरा अध्ययन भी ये कहता है, मैंने लिखा भी है, मेरा राउंड टेबल इंडिया पे एक लेख आया, उसमें भी मैंने ये कहा है। मैंने माताओं से बात किया, ग्रामीण इलाकों के आदिवासी गांवों में, शेड्यूल कास्ट के गांवों में गरीब मजदूर माताओं और पिताओं से बात किया। उन सब का कहना है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं। हमारे माँ बाप ने सब कुछ तकलीफें झेल के हमको पढ़ाया है। तो इस देश में जो पालक है, वो आज की डेट में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाने की इच्छा शक्ति काफी है। मुझे तो माताओं ने ये तक कहा कि उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो चलेगा, लेकिन शिक्षा हमारे बच्चों को जरूर मिलना चाहिए। तो ये जो माताएं हैं उस गांव की, जैसे एक आदिवासी गांव में जब गाया था मैं, उस गांव की माताओं का कि हमने पढ़ाना चाहिए। लेकिन जो शिक्षा देने वाले जो लोग हैं जी, उनकी इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी लगती है। अगर इच्छा शक्ति होती तो उन्होंने इस व्यवस्था का, जो शिक्षा की व्यवस्था का जो डिजाइन किया होता, वो समानता और गुणवत्ता के आधार पर किया होता। क्या इसको टेक्निकल समझा जाए या पॉलिटिकल समझा जाए? टेक्निकल हमेशा पॉलिटिकल का के ऊपर डिपेंड करता है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो आप टेक्निकल डिजाइन करेंगे। अच्छा, मैं इस तरह से समझता हूं, सामाजिक इच्छा शक्ति के ऊपर राजनीतिक इच्छा शक्ति डिपेंड करती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के ऊपर आपका जो टेक्निकल डिजाइन जो होता है व्यवस्था का, वो डिपेंड करता है, और फिर उसके ऊपर आपके आउटकम्स डिपेंड करते हैं। मैं ये समझता हूं कि सामाजिक इच्छा शक्ति इस देश में नहीं है। सबको समान शिक्षा मिले, ये इस देश की नेचुरल भावना नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा और आपके अध्ययन में पीछे ले चल रहा हूँ। आपने पर्टिकुलर सरकारी स्कूलों को चुना है? क्योंकि मैं उन सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ। मैं भी एक जिला परिषद का विद्यार्थी हूँ, मराठी मीडियम की स्कूल में पढ़ा हूँ, बिना चप्पल के 5वीं तक पढ़ा हूँ। मेरी माँ अनपढ़ है, मेरे पिताजी 4वीं पास है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, जब मैंने वो फाउंडेशन ज्वाइन भी किया, जब मैं स्कूलों में जाता था, कहीं ऐसे ही स्कूलों से मैं निकला हूँ, और मुझे ऐसा लगता है उन बच्चों को देख के कि ये सब बच्चे, एक यूएन की रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, और वहाँ पे एक सेंटेंस था कुछ साल पहले जो मुझे बहुत स्ट्रक हुआ था। उसमें था कि द टैलेंट गेट्स ब्यूरिड बेसिकली, जो टैलेंट है जमीन में ऐसे ही गाड़ा दिया जाता है, वो आता ही नहीं सामने है, बेसिकली वो आता ही नहीं। क्या ये बात आपने आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ते हुए भी महसूस की? बिल्कुल महसूस की। समानता के नितर जो सामाजिक नीतियां इस देश में बनती है, इसमें ये सभी में यही पीड़ा है। अच्छा, लेकिन आप कैसा समझते हैं कि आप आईआईएम अहमदाबाद जा पाए, आप ये रिसर्च कर पा रहे हैं, और आप जहाँ से आते हैं वो क्षेत्र बिल्कुल ग्रामीण और बिल्कुल एकदम पुअर एंड पुअरेस्ट जो सेक्ट होते हैं, जो बिल्कुल दरिद्र रेखा के नीचे चले जाते हैं, ऐसे सेक्ट से जब आप आईआईएम तक चले आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या और बच्चे भी आ सकते थे, या फिर इसके पीछे कोई और कारण भी रहा कि इसमें गुणवत्ता की कमी होने में? आपका अध्ययन कैसा कहता है, मतलब आपने इस पर कैसा रिसर्च किया? दोनों चीजें महत्वपूर्ण है कि उसमें दो अलग भाग है। मेरा शैक्षणिक और व्यवसायिक जो मैंने अपने जीवन में किया है, आईआईएम गया हूँ, विदेश में पढ़ रहा हूँ, सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया। इसमें आपका एक शिक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है, एक आपका एज अ विजनरी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मैं एक इन जनरल समझना चाह रहा हूँ कि एक बच्चा जो जिला परिषद की सरकारी स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्र से पढ़कर वो वहाँ से निकलकर
IIM अहमदाबाद तक पहुंच जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं कि जो पीछे छूट जाते हैं। क्या इसके पीछे वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, ग्रामीण जीवन की सामाजिक व्यवस्था, ग्रामीण जीवन की धार्मिक सांस्कृतिक व्यवस्था, क्या ये चीज़ें भी प्रभावित करती हैं या सिर्फ सरकार की जो शिक्षा नीति है यही प्रभावित करती है इन चीज़ों को? मुझे लगता है शिक्षा नीति की जो शिक्षा नीति और शिक्षा की व्यवस्था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अच्छा। उसका एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जी। अगर आप नवोदय विद्यालय का उदाहरण ले लीजिए, नवोदय विद्यालय में आज की डेट में बहुत से ऐसे बच्चे जाते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनके माँ बाप मजदूर है, खेत मजदूरी करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, ऐसे बहुत गरीब मजदूरों के, गरीब लोगों के, बिलो पॉवर्टी लोगों के बच्चे नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं जी। और बहुत बढ़िया तरीके से आज की डेट में पढ़ रहे हैं, अपने जीवन में कुछ करके दिखा रहे हैं। मैं अभी पिछले हफ्ते एक नवोदय विद्यालय के शिक्षक से बात कर रहा था, उसने मुझे काफी ऐसे उदाहरण दिए, तो ये जो है, हमने शिक्षा की संरचना ही इस तरह से, व्यवस्था की संरचना इस तरह से की, और मैं बता रहा हूं आपको कि वो व्यवस्था ऐसी है कि वहां पे पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई के नाम पे अगर इसे कहा जाए ढकोसला हो रहा है। जिसे हम एजुकेशन फॉर ऑल बोल रहे हैं, वो इंडिया में एक्सेस फॉर ऑल हो गया है। मतलब एक्सेस मतलब कि दरवाजा खोल दिया स्कूल का, लेकिन क्या हम उसे स्कूल कहे? मैं यही सवाल कर रहा हूं कि जो आज जिला परिषद के स्कूल है गांव में, क्या हमने उसको स्कूल कहना चाहिए? स्कूल मतलब क्या? एक केंद्रीय विद्यालय है, एक नवोदय विद्यालय है, एक दिल्ली पब्लिक स्कूल है, एक सिंघानिया है, और एक वो जिला परिषद का 2 कमरे का एक स्कूल है जहां पे 2 शिक्षक रहते हैं। कई बार वो एक शिक्षक किसी काम से बाहर चला जाता है और एक शिक्षक बचता है, और वहां पे और कोई सुविधाएं नहीं है और उनको और अन्य काम दिए जाते हैं। क्या उसे आप स्कूल कहेंगे? ऐसे स्कूल में बच्चों को भेजकर आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो हमारे जैसे जिंदगी में बहुत आगे चले जाए। मैं इसको किसानों का आंदोलन, किसान के लिए एक उदाहरण देना चाहूंगा। अगर एक किसान जानता है कि अगर उसने एक बीज लिए और फेंक दिए जमीन में, कहीं पे भी, कुछ उसकी जमीन को आप तैयार मत करिए, पानी नहीं डालिए, खाद नहीं डालिए, लेकिन कुछ 2-4 जो दाने हैं वो निकल के पेड़ बन ही जाएगा, उसमें से कुछ निकल के पेड़ निकलेगा, 2-4 तो निकलेगा। जमीन कैसे भी कुछ तो निकलेगा। भले उसने दाना फेंक दिया, ऐसे ही फेंक दिया, मुट्ठी भर के दाना फेंक दिया, 100-200 फेंक दिया, लेकिन वही मुट्ठी भर दाने अगर आपने प्रॉपर जमीन तैयार की, नांगर या फिर ट्रैक्टर लगा के, फिर उसमें आपने खाद डाला, फिर पानी डाला, फिर उसकी आप पूरी केयर करते रहे, मशक्कत करते रहे, तो आपको कितने मिलेंगे? 100% जो बीज है वो 100% बीज फल फूल में या पेड़ में बदल जाएंगे। हमारी शिक्षा व्यवस्था वैसी होनी चाहिए। हमारे जैसे जो लोग निकले हैं वो शिक्षा व्यवस्था ऐसी होने के बावजूद निकले हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिज़ाइनिंग हो रहा है प्रशासनिक स्तर पर या फिर शासन के स्तर पर, वो डिज़ाइनिंग जब गाँव तक पहुँचता है तो वो दाने फेंकने वाली स्थिति में आ गया है। बहुत गलत हुआ है। 70% जनता गाँव में रहती है और 70% जनता जो है आज की डेट में, अगर 100 बच्चे अगर पहली कक्षा में जाते हैं इस देश में, तो उसमें सिर्फ 10 बच्चे कॉलेजेस में जा पाते, 12वीं पास होकर कॉलेजेस में जा पाते, सिर्फ 10 बच्चे 100 में से जा पाते, और वो 10 बच्चे पूरे देश के हैं आज की डेट में। उसमें बहुजन समाज के तो बहुत कम बच्चे होंगे उसमें, उसमें। तो ये जो है, बाकी बच्चे क्या करते हैं? अभी तो पिछले कुछ सालों में हालत और भी ज्यादा खराब हुई है। तो ये बच्चे आगे चल के क्या करेंगे? ये 10वीं तक पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, 10वीं के आगे जा पाएंगे, नहीं पा पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक स्थिति है आज की डेट में। कि ये जो गुणवत्ता की स्थिति जो ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में ये जो देखते हैं आप, इसमें नवोदय तो ग्रामीण क्षेत्र में भी मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको क्या लग रहा है कि इसमें ये ऐसा क्यों हो रहा है? आपने इसके पर्टिकुलर क्या स्पेसिफिक कारण ढूंढे हैं आपके अध्ययन में? नहीं, ये इन्होंने जो शिक्षा नीति लाई है, देखिए, इस देश में सबको शिक्षा मिलना की संकल्पना नहीं थी। बाबा साहेब राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार बनाना चाहते थे संविधान सभा में जी। उस वक्त कांग्रेस के लोगों का, जो संविधान सभा में नेचुरली उन्हीं का चलता था, तो उनका विरोध हुआ कि अभी हम इसको नहीं बनाना चाहते। एक वर्ग ये था जो शिक्षा देना नहीं चाहता था, कि बोलते थे कि ये एक्चुअली किसी के पेपर में आया हुआ है कि अगर सब बच्चे पढ़ लेंगे तो हमारे खेत में काम करेगा कौन? ये एक सामाजिक सोच इस देश के लिए। लेकिन एक दूसरा वर्ग जो ये था वो बोल रहा था कि हमारे पास में इतना साधन संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है इतना कि हम सबको शिक्षा दे पाए। तो फिर ये तय हुआ कि हम इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डालेंगे, फंडामेंटल राइट नहीं बनाएंगे, और 10 साल के बाद इसको फंडामेंटल राइट बनाएंगे। मतलब 1960 में ये बनना चाहिए था फंडामेंटल राइट, जो नहीं बना, 2002 में बना। ठीक है,
तो ये हमने करीबन 30 साल का देर कर दी, उसमें करीबन 40 साल की देर कर दी करीबन, ये हमने गलती किया। उसके बाद जब हमने सबके लिए शिक्षा का अधिकार जो भी लाया है, नीति निर्माताओं के दिल एकदम पिघल गए, इसलिए नहीं आया है ये। 80 के दशक में जो मैं एक जाति अंत के आंदोलन का कार्यकर्ता हूं, एक्चुअली विद्यार्थी हूं, जो इस देश में 80 के दशक में उथल पुथल हुई है, चाहे वो मंडल रहे, बामसेप आंदोलन रहे, बहुजन समाज पार्टी हो, जिन्हें ये रीजनल पार्टियां करते हैं, वो बहुजन आधारित पार्टियां अलग अलग जगह पे बनी है वो, और एक शिक्षा की एक डिमांड निकल के आई है। ये देश में हुआ। देश के बाहर जो हुआ 1990 में जोमेटिन कॉन्फ्रेंस हुई है, वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ऑल करके। उस कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय हुआ, इंडिया उसका सिग्नेटरी था, उसमें निर्णय हुआ कि दुनिया के सभी देशों ने अपने अपने देशों में सभी बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। इंडिया ने उसको साइन किया 1990 में, और 2000 में फिर वो कॉन्फ्रेंस, दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई, डकार में हुई, और उस कॉन्फ्रेंस को जवाबदेही था भारत, इसलिए उसने सर्व शिक्षा अभियान की नीति 2000 में लाई। लेकिन उसमें गलती क्या किया, स्कूलों की जो व्याख्या है उस व्याख्या को बहुत ही डाइल्यूट कर दिया, कमजोर कर दिया। मतलब कैसे? मतलब एक शिक्षक की स्कूल बना दिया, एक कमरा बना दिया और वहां पे स्कूल है, अल्टरनेटिव स्कूल्स लगा दिए कई जगह पे, पैरा टीचर्स बना दिए कि उस गांव में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, उस एरिया में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो शिक्षा पढ़ा सकता है करके। ये डीपीएस में नहीं होता है। मतलब जिसका कोई प्रशिक्षण नहीं, जिसका कोई प्रशिक्षण नहीं, ऐसे बहुत कम प्रशिक्षित बहुत सारे शिक्षक लग गए उस पीरियड में। उनकी तनख्वाह भी कम रही, अगर तनख्वाह कम रहेगी तो मोटिवेशन भी कम रहेगा उनका, उस शिक्षकों में असमानता है। तो पैरा टीचर की संकल्पना आई उस वक्त, उसके बाद वैकल्पिक स्कूलों की संकल्पना आई उस वक्त, अल्टरनेटिव स्कूलों की, एजुकेशन गारंटी स्कीम टाइप के कुछ स्कूल शुरू किए। लेकिन ये आरटी एक्ट आने के बाद में इन्होंने इसको खत्म कर दिया, पैरा टीचर की संकल्पना को खत्म कर दिया और अल्टरनेटिव स्कूल्स को। लेकिन उन्होंने क्या किया, हर गांव में स्कूल बनाया। अब हर गांव में स्कूल बने, देखने को बहुत अच्छा लगता है, महाराष्ट्र में इसे कहते हैं गांव तिथे शाळा। हर गांव में जहां गांव वहां स्कूल, बहुत अच्छा लगता है सुनने को, लेकिन बहुत गलत पॉलिसी बनी है ये। और ये बहुजन समाज और बहुजन आंदोलन भी इस झांसे में फंस गए कि जहां गांव वहां स्कूल, मतलब हमारा बहुत उद्धार हो गया। सबसे गलत नीति बनी है ये, जहां गांव वहां स्कूल, मतलब इस नीति को आप गलत क्यों मानते हैं? वो इसलिए गलत मानता हूं कि गांव हमारे छोटे हैं, ज्यादातर गांव छोटे गांव है। उन गांव में आज की डेट में अगर करीबन 1980 के दशक में सेंसस के आंकड़े अगर देखेंगे तो हमारा जन्म दर कम होते जा रहा है, मतलब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। नंबर 1, गांवों की तरफ से शहरों की तरफ माइग्रेशन हो रहा है, जॉब के लिए बोलिए, शिक्षा के लिए बोलिए, या डिस्क्रिमिनेशन गांव में है इसलिए लोग तो गांव की लोक संख्या, जनसंख्या, बच्चों की संख्या कम हो रही है। तो गांव में आपको पर्याप्त बच्चे नहीं मिलते। पर्याप्त बच्चे इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार की ये नीति है, आरटी एक्ट 2009 जो इन्होंने लाया है, उसमें यह कहते हैं कि 1 से 60 बच्चे जहां रहेंगे वहां 2 शिक्षक होंगे। सुन लीजिए, इसको बहुत ध्यान से सुनना है, इसको समझना है। 1 से 60 बच्चे जहां होंगे वहां 2 शिक्षक होंगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि हर वर्ग को 1 शिक्षक मिलेगा, जो कि आप आम स्कूलों में दिया जाता है। मतलब हर क्लास को एक क्लास, एक खोली में, एक क्लासरूम में बैठेगा, उसमें एक शिक्षक रहेगा। ऐसा नियम नहीं है। नियम ऐसा है, 1 से 60 तक जहां बच्चे होंगे वहां 2 शिक्षक होंगे, और 2 शिक्षक होंगे, 2 खोली होंगी। तो मतलब 2 कमरों में वो बच्चे चाहे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, किसी भी कक्षा में पढ़ने वाले हो। यस, ज्यादातर प्राथमिक स्कूल जो है हमारे 1 से 4 या 1 से 5 के हैं। तो एक कमरे में 2 क्लास के बच्चे बैठते हैं, दूसरे कमरे में 3 क्लास के बच्चे बैठते हैं, और 2 शिक्षक मिलकर पढ़ाते हैं। उन 2 शिक्षकों में से, अब ये छोटा सा स्कूल है ना, वहाँ चपरासी है, कोई प्यून जिसे कहते हैं हम, कोई स्कूल का रखरखाव करने के लिए या ध्यान देने के लिए, ना ही वहाँ कोई क्लर्क है। तो जो गैर शैक्षणिक कार्य होते हैं वो शिक्षक को सारे करने पड़ते हैं। वो बैंक जाता है, आधार कार्ड बनाना है, केंद्रीय स्तर पे मीटिंग हो रही है, तालुका स्तर पे भी, वो सब जगह। मेरा अध्ययन कहता है कि साल में से 1/3 समय, अगर 220 दिन का स्कूल कैलेंडर होता है, उसमें से करीबन 70 दिन एक शिक्षक स्कूल के बाहर रहता है। इसका मतलब क्या हो गया, उन 5 क्लास को एक ही शिक्षक संभालता है। मैंने ऐसे कई स्कूल देखे जिसमें सिर्फ एक शिक्षक चला रहा है। 1 से 8वां वर्ग अगर है तो वहां पे 5 शिक्षक होते हैं, उसमें से भी कई बार मैंने ऐसे देखा कि 4 शिक्षक संभाल रहे, 3 शिक्षक संभाल रहे। अच्छा, क्या आपके इस अध्ययन में आपने बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन किया है?
मेरा जो अमेरिका में इसे आईआरबी अप्रूवल बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड बोलते हैं, उसमें बच्चों के साथ इंटरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, उसमें बहुत डिफिकल्ट होती है। हाँ, मैंने शिक्षकों से बात की है, जी। पालकों से बात की, माता और पिताओं से बात की, ग्राम पंचायत के लोगों से बात की है, शिक्षा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है उससे बात की है मैंने, केंद्रीय प्रमुख होते हैं, तालुका स्तर के गट शिक्षण अधिकारी होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जितने भी शिक्षा से जुड़े जिले में जितने भी लोग होते, गांव से लेकर जिला तक, सीईओ तक, सबसे मैंने बात किया है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे स्कूल में, जितने भी रजिस्टर्ड और फाइलें होते, उन सब का अध्ययन मैंने किया है। क्या क्या पाया आपने? यही कि ये स्कूल नहीं है, ये स्कूल के नाम पे कुछ और चल रहा है। 220 साल स्कूल, देश का स्कूल कैलेंडर आपने बनाया, एक सिलेबस बनाया है कि एक शिक्षक 220 दिन एक क्लास को पढ़ाएगा। 2 शिक्षक 5 वर्ग को या 4 वर्ग को 220 दिन भी नहीं पढ़ाते हैं। उसमें से छुट्टी पे जाते हैं तो उनके सब्स्टिट्यूट नाम का वो सीएल लेगा टीचर, उसके नाम पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, वो बीमार पड़ेगा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, वो ट्रेनिंग पे जाएगा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, बच्चे खेलते रहते हैं, बच्चों को संभालते हैं, यू नो। तो स्कूलों में ये चीज़ हो रही है, फिर आप उनको पैसा भी नहीं मिलता है, स्कूलों की हालत खराब है वहाँ पे। अब वो कुछ राज्यों में तो ये हालत है कि शिक्षक वहाँ, कुछ ऐसे स्कूल है, छोटे स्कूल है, 2 शिक्षक लगाए हुए, 2 में से 1 जाता है, फिर दूसरे दिन दूसरा जाता है, यू नो, क्योंकि गाँव में बच्चे कम है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने, इनके पास इतना पैसा नहीं लगा पाई सरकार, और सरकार बोलती है कि हम इतना पैसा नहीं लगा पाएंगे कि हर गांव में हम केंद्रीय विद्यालय टाइप का स्कूल नहीं बना सकते हैं। तो इन्होंने प्रथमदर्शी ही नीति गलत बनाई है। अब ये नियम ऐसा है कि 1 किलोमीटर के अंदर में प्राथमिक स्कूल हो, 3 किलोमीटर के अंदर में अपर प्राथमिक मतलब मिडिल स्कूल हो, 8वीं तक का स्कूल हो। ये जिन्होंने नीति बनाई उनके बच्चे कभी भी 1 किलोमीटर के अंदर के प्राथमिक स्कूलों में नहीं गए, या 3 किलोमीटर के अंदर के मिडिल स्कूल में नहीं गए। शहर में बताइए आप मुझे, कौन सा बच्चा 1 किलोमीटर के अंदर के स्कूल में जाता है? नहीं जाते। नीति बनाने वाले, नीति पे संशोधन करने वाले लोग, एनजीओ चलाने वाले, किसी के भी बच्चे, हमारे बच्चे भी नहीं जाते। 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के पे बच्चे जाते हैं वहाँ पे। तो गांव में हमें नीति बनाने की जरूरत नहीं थी, हमने करना चाहिए था 10 या 15 गांवों को मिला के एक केंद्रीय या नवोदय केंद्रीय विद्यालय टाइप का एक स्कूल बनाना चाहिए था, और लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था देनी चाहिए थी, यू नो, और एक बढ़िया से स्कूलों के मानदंडों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना क्या चाहिए। आपके इस अध्ययन के साथ आप सरकार को रिकमेंड भी करेंगे? पॉलिसी रिकमेंडेशन मेरे स्कूल का भी, मतलब जहाँ मैं पढ़ता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि पॉलिसी, हम पॉलिसी स्कूल से आता हूँ मैं, तो बहुत, इनफैक्ट कल ही मेरी जो डेजर्टेशन कमेटी की चेयर है, मेरी एडवाइज़र है, उनसे बात हुई और उन्होंने पूछा कि तनोज, रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके डेजर्ट। मैंने बोला बिल्कुल, और बोले बहुत सारे लोग कम रिकमेंडेशन, आपको बहुत डिटेल में रिकमेंडेशन डालना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरा, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने इसलिए अभी ही मीडिया से बात करना या फिर लिखान जो मैंने शुरू किया, इसलिए मैंने शुरू किया है कि जो निकल के आ रहा है वो समाज के सामने जाना चाहिए, नीति निर्माताओं के सामने जाना चाहिए, अधिकारियों के सामने। मेरे जो मित्र हैं सिविल सर्विसेज में, मैं उनको भेज रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ, शिक्षा क्षेत्र में जो लोग हैं उनके साथ शेयर कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग, क्या है, इस देश में एक ऐसा वर्ग है, जो वर्ग या तो उसका गाँव से नाता नहीं है, या फिर वो गाँव के स्कूलों में गया नहीं, पढ़ा नहीं है वहाँ पे, उनको वो परिस्थितियाँ पता नहीं, उनके स्टेक्स नहीं है वहाँ पे। आपने पूछा था ना क्यों ऐसी नीतियाँ बनती है, पहला तो मैंने कहा था नीयत खराब हो सकती है, दूसरा उसका है स्टेक्स बोलते हैं, मतलब मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है अगर गांव में शिक्षा होती है नहीं होती, मुझे क्योंकि मेरा बच्चा उसमें नहीं पढ़ता है। भंडारा के अस्पताल में अगर बच्चे मरते हैं, उसमें मेरा बच्चा नहीं पैदा होता है, मेरा बच्चा नहीं जाता है। अगर मेरा भी बच्चा जाता तो अस्पताल का नज़ारा कुछ और होता, समझ रहे आप। उस जनरल कंपार्टमेंट में अगर मैं प्रवास करता, सफर करता, तो उस जनरल कंपार्टमेंट के रेलवे का नज़ारा कुछ और होता। उस सरकारी बस में अगर हर वर्ग अगर प्रवास सफर करता तो उसका नज़ारा कुछ और होता। हमने इस देश में ऐसी नीतियां बनाई हैं, जो एक नीति यहाँ की उच्च जातीय उच्च वर्गीयों के लिए है, एक सुविधाएं है, और दूसरा है जो बहुजन, गरीब बहुजन वर्ग के लिए नीतियाँ, दूसरी इस तरह की नीतियाँ। लेकिन मिश्रम साहब, एक बात मैं दूसरी आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि आपके इस पूरे अध्ययन का जो फोकस है वो रिकमेंडेशन भी इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन एक बड़े लंबे समय से आप इस अध्ययन और इस संशोधन में आने से पहले आपने बहुत लंबा समय गुजारा है बामसेफ के साथ, एक एक्टिविस्ट के रूप में आपने बहुत लंबा समय गुजारा है मूल निवासी संघ के साथ, कि जो आम जनता की समस्याएं हैं, आम लोगों की समस्याएं हैं, और फिर सरकार जो सोचती है वो, आपको क्या लगता है कि सरकार को ये रिकमेंडेशन जो आपका शिक्षा पर जाएगा, इस पर कितना अमल हो पाएगा?
क्योंकि एक एक लंबा आपके पास में इसका एक्सपीरियंस भी है। अगर जनता का प्रेशर अगर नहीं है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता का अगर दबाव नहीं है, नागरिकों का सरकार के ऊपर अगर दबाव नहीं है, जन आंदोलन अगर नहीं है, तो नीतियां नहीं बनेगी उनके फायदे की। ये सच्चाई है। और मैंने इन जन आंदोलनों के साथ, सामाजिक आंदोलनों के साथ काम किया और मैं इस चीज को मानता हूँ। तो मैं फिलहाल इन दोनों साइड पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, एज संशोधकों के साथ काम कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि एक अगली पीढ़ी फुले अम्बेडकरी विचारधारा से निकले शिक्षाविदों की, शिक्षा तज्ञों की तैयार हो, जो समान शिक्षा के ऊपर काम करे, स्पेशलाइज करे उसके ऊपर। नहीं, ये तो आपसे बातचीत करते हुए जब हमने आपके इस पूरे अध्ययन को समझने की कोशिश की, तो आपका फोकस इसी पर जा रहा है कि आप एक जिसे समान शिक्षा की जो व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर आपका ये फोकस करते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? तो मैं इसके यही तरीके बता रहा हूं। तो एक ये होगा कि हमें ऐसे लोग तैयार करने पड़ेंगे जो शिक्षा के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझते हैं जी, उसके सेक्टर को समझते हैं, अलग अलग शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा का अर्थशास्त्र, शिक्षा की राजनीति, शिक्षा। तो ये शिक्षा की साइकोलॉजी, शिक्षा की फिलॉसफी, इन सबको समझते हमें तैयार करना होगा। दूसरी बात, हमारे आंदोलनों को समझना होगा कि शिक्षा व्यवस्था को समान बनाना बहुत जरूरी है। हमारे ज्यादातर आंदोलन, सौभाग्य से बोलिए या दुर्भाग्य से बोलिए, शहरी बेस्ड है। हमारे जैसे लोग जो है, व्हाइट कॉलर लोग शहर में बैठ के इसको चलाते हैं। हम ग्रामीण शिक्षा जो है उसके ऊपर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। हमने उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अगर समान शिक्षा नहीं होगी तो समान समाज नहीं निर्माण हो सकता है। लेकिन अभी तो जो नई शिक्षा नीति हमारे यहाँ जो डिज़ाइन की गई है, वो तो यही कहती है कि भाई गांव में जो छोटे छोटे स्कूल है, उन छोटे छोटे स्कूलों को इकट्ठे करके उनका क्लस्टर तैयार कर दिया जाए और उनको इकट्ठे करके वहाँ शिक्षा को विकसित किया जाए। कि आपको लगता है कि आपके अध्ययन का और ये शिक्षा नीति का आपस में कोई मेलजोल बन पाएगा? नहीं, वो जो नई शिक्षा नीति कहती है वो ये कहती है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। जी, वो शिक्षा के डिज़ाइन को नहीं बदलना चाहती है, डिजाइन को नहीं बदल रही है। वो सिर्फ इसके क्वालिटी एजुकेशन पर बात नहीं कर रही ना, वो सिर्फ ये कह रही है कि शिक्षा का, स्कूलों का कॉम्प्लेक्स बने। उस कॉम्प्लेक्स में ये हो कि भाई यहाँ पे एक स्कूल में हमने एक म्यूजिक टीचर रख दिया, वो म्यूजिक टीचर एक दिन एक स्कूल में, दूसरे दिन दूसरे स्कूल में जाएगा, शेयरेबल। या फिर एक स्कूल में बड़ी लेबोरेटरी है, फिर आप उस बच्चों को लेके इस लेबोरेटरी में लाएंगे। ये कैसे होगा? मुझे लगता है ये समाधान नहीं है। समाधान ये है आपको कि आपको, मैं जैसे कह रहा हूं कि केंद्रीय नवोदय विद्यालय के मानदंडों के आधार पर सभी स्कूलों का निर्माण करना चाहिए। जी, क्योंकि हर गांव में आप केंद्रीय विद्यालय टाइप का विद्यालय नहीं तैयार कर सकते। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको 5 या 10 किलोमीटर की रेडियस में एक केंद्रीय विद्यालय के स्तर का एक विद्यालय तैयार करिए, बिल्कुल उसी मानदंडों का, उसी खर्चों के आधार पर तैयार करिए, बहुत ही सुंदर। तो विद्यालय तैयार करिए उन्हीं मानदंडों के आधार पर, और उस विद्यालय में आने के लिए बसों और वैन्स की व्यवस्था कायदे में करिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट को अमेंड कर, कानूनन प्रावधान, बिल्कुल कानूनन प्रावधान। कल किसी को नहीं है तो वो कोर्ट में जा सकता है, बिल्कुल फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो उसका प्रावधान हो। और इस तरह का स्कूल बनाइए वहां पे। और इस तरह का अगर आप स्कूल बनाते हैं वहां पे, तो आर्थिक दृष्टया भी, क्योंकि अमेरिका जैसे देश में 1930 से लेकर 1980 तक 50 साल में अमेरिका ने 1 लाख स्कूलों का कंसोलिडेशन, एकत्रीकरण किया था। क्या इस तरह की पहल ग्राम सभाएं कर सकती है, ग्राम पंचायतें कर सकती है? आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने एक बड़ा काम किया है इस पूरे क्षेत्र में? ग्राम पंचायत शायद उनको ये अधिकार नहीं है। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो रूल है उसको अमेंड करना पड़ेगा। रूल्स जो है, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने रूल बनाई है मान लीजिए, उस रूल में लिखा हुआ है कि हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा तो क्या ग्राम सभाएं एचआरडी मिनिस्ट्री को ये मांग नहीं कर सकेगी? स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है रूल्स को अमेंड करके। अच्छा। महाराष्ट्र सरकार एक स्कीम ला रही है, आदर्श स्कूल स्कीम है। क्या आपके रिकमेंडेशन में ये चीजें जाती है? बिल्कुल। तो महाराष्ट्र सरकार एक स्कीम ला रही है, इसको पायलट प्रोजेक्ट करके, आदर्श स्कूल स्कीम, आदर्श शाला महाराष्ट्र में कहते हैं, मध्य प्रदेश सरकार एक स्कीम ला रही है, सीएम राइज स्कीम एक्चुअली। और ये ऐसे ही स्कूलों को एकत्रीकरण करके इस तरह का स्कूल बनाने की उनकी प्रक्रिया, लेकिन वो यूनिवर्सल नहीं है, सभी स्कूलों को नहीं कवर करने वाली स्कीम है। महाराष्ट्र की भी वैसी है, हर तालुका में सिर्फ एक स्कूल ऐसा बनाएंगे। मैं ये कहता हूं कि हर बच्चे को इस तरह की स्कूल मिलना चाहिए। ये तो कुछ आप गिने चुने स्कूल हमेशा आप तैयार कर सकते हो। तो फिर इस प्रॉब्लम का स्ट्रॉन्ग रेमेडी क्या देखते हैं आप? इसका रेमेडी यही है कि आप एक तालुका में करीबन 10 केंद्र होते हैं जी, मतलब करीबन 100 से 150 गांव होते हैं। हर 10-15 गांव के पीछे एक केंद्रीय विद्यालय बनाइए,
हर 10-15 स्कूलों को कंबाइन करिए, एक केंद्रीय विद्यालय स्तर का विद्यालय बनाइए, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का अधिकार दीजिए और स्कूल चलाइए। ये आपको सस्ता भी पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, आपके शिक्षक भी बचेंगे। अभी फिलहाल हर स्कूल में 2 शिक्षक होते हैं, अगर वो स्कूल आप बनाएंगे उसमें आपको 25-30 शिक्षक होंगे लगेंगे, लेकिन फिलहाल शिक्षक 50 शिक्षक है आपके पास में, तो शिक्षक का सरप्लस हो सकता है। आपको 2-4-5 साल आपको शिक्षकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सस्ता भी पड़ेगा, शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी आपको। ये बिल्कुल इसका एक सोल्यूशन है। लेकिन इस सिद्धांत को समझना ये बहुत जरूरी है। मेरा अल्टीमेट रिकमेंडेशन ये है कि पॉलिसी का डिजाइन इक्वालिटी के सिद्धांत को, समता के सिद्धांत को ध्यान में रख के करिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाहे ग्रामीण हो या शहरी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी भी बोर्ड का हो, स्कूलों के मानदंड समान होने चाहिए। जैसे एरोप्लेन अगर चलाना है आपको आकाश में, तो पायलट की ट्रेनिंग के मानदंड होते हैं, एयरक्राफ्ट के डिजाइन की सेफ्टी के मानदंड होते हैं, उसी तरह से स्कूलों के जो मानदंड है फिलहाल केंद्रीय विद्यालय के, वो मानदंड सभी स्कूलों के लिए। कल हो सकता है कोई प्राइवेट स्कूल भी ऐसा खोले, 2-3 शिक्षक रख लिए, कहीं पे भी कर लिए, पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, ऐसे भी स्कूल्स है इस देश में, प्राइवेट स्कूल्स है एक्चुअली। तो मानदंड बहुत महत्वपूर्ण, मानदंड सबके लिए समान होना चाहिए। पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर से कहते हैं कि हर विद्यार्थी के ऊपर आप जितना खर्चा कर रहे हैं वो भी समान होना चाहिए। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल चलिए, रहा हूं। बहुत अच्छा लगा आपसे ये बातचीत करके। हमारा ये वक्त अभी पूरा होता जा रहा है। मैं अंतिम एक टिप्पणी आपसे लेना चाहूँगा कि आपने इतना विस्तृत अध्ययन ये करना चाहा और एक समान शिक्षा नीति को आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने व्यक्तिगत रूप में भी इस तरह का कोई आइडियल स्कूल जो है या फिर आइडियल एजुकेशन पॉलिसी है, इसको रन करने के लिए कुछ काम करना चाहिए? क्योंकि एक बड़ा लंबा समय भी आपने एक एक्टिविस्ट आपने गुजारा है। ये इंडिविजुअल सवाल है आपसे, आपके अध्ययन से बाहर का भी सवाल है। नहीं, ये एज अ पॉलिसी रिसर्चर मैं ये कहूँगा कि जी। पॉलिसी ड्राफ्टिंग करना या पॉलिसी ड्राफ्टिंग में भूमिका निभाना, हाँ हाँ ये हमारा कर्तव्य भी है, सपना भी होता है। जी। तो अगर कोई सरकारें कहती है कि, या फिर कोई भी अगर राजनीतिक पार्टी भी कहती है कि कि क्या हमें इस काम करने में मदद करेगी, तो हमें बिल्कुल खुशी होगी उसके, राजनीतिक आंदोलनों के साथ में भी। जी। जो दूसरा काम है कि क्या फुले अम्बेडकरी विचारधारा से प्रेरित लोगों ने कुछ मॉडल स्कूल्स तैयार करने चाहिए। इसमें दूसरा सवाल आता है कि किस तरह की शिक्षा हो। अगर परिवर्तन के आधार पर अगर शिक्षा हो तो वो शिक्षा किस तरह के स्कूलों में दी जानी चाहिए, जैसे स्कूल सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले चलाते थे फॉर एग्जांपल। मेरा भी एक सपना है कि इस तरह का एक हाथ स्कूल बनाया जाए। मैंने करीबन 7 साल पहले ऐसे एक स्कूल की एक ब्लूप्रिंट बना के रखी है। अच्छा, मैं उस वक्त अमेरिका चला गया, वो अभी भी मेरे दिमाग में है। अगर कल मुझे कुछ साथी मिलते हैं, चलिए हम लोग आशा करें कि इस सबमिशन के बाद शायद ये स्कूल आकार ले ले। बिल्कुल मेरा वो सपना है कि मैं जरूर एक ऐसा स्कूल। चलिए, बहुत धन्यवाद। हम इस समय बात कर रहे थे आवाज विशेष में एक ऐसे शोधार्थी छात्र से, एक ऐसे कार्यकर्ता से जो कार्यकर्ता जाति अंत की इस पूरी लड़ाई में अपने आप को झोंक कर चलता है। और जैसा कि मेश्राम साहब आपने कहा कि आप उस स्कूल का निर्माण करना चाहते हैं और एक आकार देना चाहते हैं जिस स्कूल को कभी ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने चलाए, तो ये स्कूल बहुत जल्दी आकार ले, आपके मार्गदर्शन में आकार ले और आपका ये पूरा अनुभव उस स्कूल के साथ जोड़ें। लेकिन इस बातचीत में आप हमारे साथ आए और इतना महत्वपूर्ण अध्ययन करते हुए भी आपने ये वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।